जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मालदीव के राष्ट्रपति मोइत्जू पर फिर दिखा चीनी ड्रैगन का डर। पीएम मोदी के साथ किया सर्वे का समझौता तोड़ा। मलेशिया के बाद अब शिया मुस्लिम देश ईरान ने भारतीयों को दिया तोहफा, यात्रा के लिए नहीं लेना होगा वीजा। चीन की धमकी का असर, म्यांमार में समझौते को मजबूर हुई सेना और विद्रोही दल। सीजफायर। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस मुख्यालय में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया, 3 पुलिसकर्मी की मौत। आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की खीर राइस सामने पीओके की विधानसभा में पहुंचकर निकाली भड़ास। अब खबरें विस्तार से। मोइत्जू प्रशासन का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील सर्वे के लिए दूसरे देश को इजाजत देना ठीक नहीं है। मोइत्जू ने फैसला लिया है कि भविष्य में हाइड्रोग्राफी सर्वे का काम 100% मालदीव के मैनेजमेंट के अंडर किया जाएगा। सर्वे की जानकारी किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की जाएगी, केवल मालदीव के लोगों को ही इसकी जानकारी दी जाएगी। मालवीय ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता रद्द किया है। जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और खोज के लिए दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था, जिसे लगातार भारत विरोधी रुख दिखा रही मोहम्मद मोइत्जू की सरकार ने कैंसिल करने का ऐलान किया है। हाल ही में राष्ट्रपति मोइत्जू ने भारत से मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। इसके बाद अब उन्होंने भारत सरकार के साथ पहले से चल रहे हाइड्रोग्राफिक सर्वे को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। मोइत्जू को चीन का करीबी समझा जाता है और वह लगातार भारत विरोधी रुख का इजहार करते रहे हैं। उनके इस फैसले के पीछे भी चीन का ही दिमाग होने की बात मानी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने उनके ही बीच जून 2019 में यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के साथ साथ चट्टानों, लैगून, समुद्र तट और ज्वार के स्तर का अध्ययन और चार्ट बनाने की इजाजत मिली थी। 5 साल के लिए ये समझौता हुआ था। ऐसे में इस साल जून में ये खत्म हो रहा है और इसे फिर से रेवेन्यू किया जाना है, लेकिन मोइत्जू ने इस द्विपक्षीय समझौते को आगे बढ़ाने के बजाय खत्म करने का फैसला लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के अफसर मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलील ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने भारत के साथ 7 जून 2024 को समाप्त होने जा रहे हाइड्रोग्राफी समझौते को रेवेन्यू नहीं करने का फैसला किया है। इस समझौते की शर्तों के मुताबिक अगर कोई पक्ष इससे बाहर आना चाहता है तो उसे 6 महीने पहले दूसरे पक्ष को सूचित करना होगा। अगर कोई भी पक्ष इससे बाहर आने की जानकारी नहीं देता है तो फिर शर्तों के अनुसार दोनों देशों के बीच यह समझौता खुद ही 5 साल के लिए और बढ़ जाता है। फिरोजुल ने कहा कि मालदीव समझौते पर आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ऐसे में मालदीव सरकार ने अपने फैसले से भारतीय उच्चायोग को अवगत करा दिया है। अब यह एग्रीमेंट अगले साल जून में खत्म हो जाएगा। भारत को लेकर राष्ट्रपति मोइत्जू का हाल के दिनों में ये दूसरा अहम फैसला है। इस महीने की शुरुआत में मोइत्जू ने कहा था कि भारत सरकार मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई है, जो उनके लिए चुनाव प्रचार के समय से ही मुद्दा था। इस मुद्दे पर दुबई में सीओपी शिखर सम्मेलन के मौके पर चर्चा की गई थी। यहाँ मोइत्जू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं में सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी। ईरान ने भारतीयों को वीजा की फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। ईरान ने कुल 33 देशों के नागरिकों के लिए यह छूट दी है। ईरान एक शिया देश है और भारत से बड़ी तादाद में शिया मुस्लिम ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ईरान के इस कदम से भारत के लोगों को बड़ा फायदा होने जा रहा है।
ईरान की सरकार ने भारत समेत 33 देशों के लोगों को फ्री वीजा का तोहफा दिया है। ईरान ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था काफी संकट में चल रही है और इसी वजह से उसने फ्री वीजा का दांव चला है। ईरान एक शिया देश है जहां भारत से बड़े पैमाने पर शिया मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में भारतीय ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ईरान के इस कदम से भारतीय यात्रियों को बहुत राहत होगी। ईरान ने जिन देशों के लोगों को वीजा फ्री किया है उसमें रूस भी शामिल है, जिसके साथ उसकी दोस्ती इन दिनों अपने चरम पर चल रही है। ईरान की संस्कृति मंत्री इज्जतुल्ला जारगामी ने कहा कि बुधवार को एक सरकारी बैठक के दौरान वीजा की जरूरत को रद्द करने पर सहमति बनी है। ईरान के इस कदम से रूस के नागरिकों को बहुत फायदा होगा, जो अभी विदेश जाने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान ने सऊदी अरब के लोगों के लिए भी वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। ईरानी पर्यटन मंत्रालय का मानना है कि यह ओपन डोर नीति दुनिया के विभिन्न देशों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईरान ने कहा कि अब दुनिया के कुल 45 ऐसे देश हो गए हैं जहां के नागरिकों को ईरान में बिना वीजा के एंट्री मिलेगी। जिन अन्य देशों के लिए वीजा की जरूरत को खत्म किया गया है उसमें लेबनान, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब और कई मध्य एशियाई तथा अफ्रीकी देश शामिल है। कई मुस्लिम देशों को इसमें छूट दी गई है। ईरान एक पश्चिमी देश क्रोएशिया के लोगों के लिए भी वीजा की जरूरत खत्म कर दी है। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य देश है। ईरान और नाटो एक प्रमुख देश अमेरिका के साथ इस समय तनाव अपने चरम पर है। ईरान का यह फैसला सऊदी अरब के साथ उसके रिश्तों में आए गर्माहट को भी दर्शाता है। इसके अलावा यूएई, कतर, बहरीन के नागरिकों को भी यह वीजा छूट दी गई है। इससे पहले मलेशिया और थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया था। दरअसल भारत के लोग बड़ी तादाद में दुनिया में घूमने जा रहे हैं और इसी पर अब दुनिया भर के देशों की नजर है। म्यांमार में सेना और विद्रोही गुटों के बीच समझौता हुआ है और अस्थायी सीज फायर भी हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि चीन ने कहा है दोनों पक्ष आगे भी बातचीत करते रहेंगे। इससे पहले चीन की सेना ने म्यांमार के दोनों ही पक्षों को चेतावनी दी कि वे सीज फायर करें। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध में अब एक नया मोड़ आ गया है। म्यांमार की सेना और विद्रोहियों के बीच में एक समझौता हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। उसने कहा है कि चीन की मध्यस्थता के बाद म्यांमार की सेना और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी के बीच चीन में शांति बातचीत हुई थी। इसमें दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ है और अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया गया है। चीन ने कहा है कि दोनों ही पक्ष आपस में बातचीत करते रहेंगे। इससे पहले चीन की सेना ने म्यांमार की सीमा पर जोरदार सैन्य अभ्यास किया था और घातक तोपों को तैनात किया था। चीन की सेना ने दोनों ही पक्षों से साफ कह दिया था कि तत्काल लड़ाई बंद करो और बातचीत की मेज पर आओ। इसके बाद म्यांमार के संघर्षरत गुट वार्ता की मेज पर आए। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने बातचीत कराई थी। माओ ने कहा कि चीन उत्तरी म्यांमार में शांति प्रक्रिया को अपना समर्थन देता है। उसने समर्थन और सुविधा मुहैया कराई ताकि दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर सके। म्यांमार में 27 अक्टूबर के बाद से ही भीषण गृह युद्ध चल रहा है और यह लड़ाई अब म्यांमार और चीन की सीमा तथा म्यांमार भारत की सीमा के पास तक फैल गई है। म्यांमार की सेना ने पिछले दिनों गलती से चीन के इलाके में बम बरसा दिए थे। इसके बाद चीन बुरी तरह से भड़क उठा था और सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। चीन ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की अपनी सीमाई इलाकों में तैनाती की थी। चीन को डर सता रहा था कि कहीं इस लड़ाई का असर उसके इलाके में भी न पड़ने लगे। म्यांमार के विद्रोहियों ने चीन और म्यांमार के बीच एक व्यापार चौकी पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, म्यांमार को भारत से जोड़ने वाले एक रास्ते पर भी अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह म्यांमार में शांति के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है।
चीन ने दावा किया है कि उसके प्रयासों के फलस्वरूप अब उत्तरी म्यांमार में तनाव कम हो रहा है। इससे चीन म्यांमार सीमा पर भी शांति आ रही है। चीन ने दोनों ही पक्षों से दो टूक कहा है कि वे पूरा संयम बरते और जमीन पर स्थिति को सुधारे। बता दें कि म्यांमार में युद्धरत दोनों ही पक्षों को हथियार और अन्य मदद के लिए चीन से गुहार लगानी पड़ती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि म्यांमार के विद्रोहियों को चीन ने अपना समर्थन दे रखा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में ही 3 दिन पहले हमला हुआ था। यहां आर्मी बेस को आत्मघाती हमलावर ने निशाना बनाया था। इस बार पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही के कुछ समय से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। इनके पीछे पाकिस्तान आतंकी संगठन टीटीपी का हाथ मानता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टांग जिले में पुलिस मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मरने वालों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में तीनों हमलावरों को भी मार गिराया है। शुक्रवार सुबह ये घटना हुई, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों के साथियों के छिपे होने की आशंका में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पाक अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह टांग जिले की पुलिस लाइन में घुसते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पाक पुलिस के जवानों ने इन पर जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में 2 हमलावर मारे गए, जबकि तीसरे हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। टांग पुलिस की प्रवक्ता के अनुसार हमलावर के शरीर पर बंधे बम से हुए धमाके में एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। टांग जिला पुलिस अधिकारी इफ्तिखार शाह ने बताया कि पुलिस लाइन में मौजूद सभी टुकड़ियों को सुरक्षित निकाला गया है। टांग जिला पुलिस अधिकारी इफ्तिखार शाह ने बताया है कि पुलिस लाइन में मौजूद सभी टुकड़ियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आसपास और भी आतंकवादियों की मौजूदगी के अलर्ट के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर परिसर में और भी हमलावर मौजूद हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विस्फोट वाली जगह को भी साफ किया जा रहा है। इस जगह एक और आत्मघाती जैकेट भी मिला है, जिसमें बम बंधा हुआ था। इस हमले की भी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान पीएम ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। भौगोलिक तौर पर नजदीकी, साझा इतिहास और विश्वास को आधार है, जो पाकिस्तान और कश्मीर के बीच रिश्ते को मजबूत करते हैं। ऐसे में पाक कश्मीरियों का साथ देना जारी रखेगा। भारत की आलोचना के साथ ही पाक प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि वह कश्मीर मामले का हल चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर ही निर्भर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 पर हाल ही में दिए गए फैसले पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भड़ास निकाली है। पाकिस्तान के बौखलाए केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकर ने कहा है कि पहले भारत की सरकार और अब उनके सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, उससे उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत खुद को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहता है, लेकिन काम तानाशाही के कर रहा है। उन्होंने जहर उगलते हुए कहा कि भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी मुल्क कहा जाना चाहिए। अनवारुल हक काकर गुरुवार को पीओके की असेंबली में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में ज्यादातर समय लगातार आर्टिकल 370, कश्मीर की कथित आजादी और कश्मीर को लेकर भारत के रुख पर बात की। पाकिस्तानी पीएम काकर ने कहा कि कश्मीर के लोगों के समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की दृढ़ प्रतिबद्धता को हम फिर से दोहराते हैं। पाक पीएम काकर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जिस तरह एक तरफा तरीके से 370 को खत्म किया, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अब उनका सुप्रीम कोर्ट इसे जायज ठहरा रहा है। हक ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि भारत की सरकार अपने संविधान और इंटरनेशनल कानून दोनों को तोड़ रही है। काकर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर किसी का घरेलू मामला नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। इसमें भारत की सरकार और न्यायपालिका को दूसरे पक्ष यानी कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की सुने बिना एक तरफा कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। काकर ने कहा कि कोई भी भारतीय अदालत का फैसला कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को दबा नहीं सकता है।
उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान नेतृत्व राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कश्मीरी लोगों के उचित संघर्ष के समर्थन में एकजुट है। बता दें कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। रवीना टंडन की वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसमें अलीबाग सोसाइटी पर राज करने वाली इंद्रानी कोठारी का दमदार किरदार निभा रही है रवीना टंडन। इस सीरीज में बड़ी शान और शौकत दिखती है। इसे RAT फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और रुचि नारायण इस सीरीज की डायरेक्टर है। रवीना टंडन ने 14 दिसंबर को एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने कर्मा के बारे में कुछ ऐसा लिखा था जिससे फैंस विचार में पड़ गए थे कि आखिर एक्ट्रेस को क्या हुआ। वह ठीक तो है, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन उस पर से पर्दा उड़ गया है, वो राज खुल चुका है। इनकी एक वेब सीरीज आ रही है जो कि 26 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इसका टीजर रिलीज किया गया है। कर्मा कॉलिंग टीजर में अलीबाग सोसाइटी पर राज करने वाली इंद्रानी कोठारी चमक, चकाचौंध और धोखेबाजी से भरी अपनी अमीर दुनिया से लोगों को रूबरू करवा रही है। इंद्रानी का दमदार किरदार रवीना टंडन निभा रही है। RAT फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है और रुचि नारायण इस सीरीज की डायरेक्टर है। इसमें एक्ट्रेस बहुत ही ग्लैमर अवतार में दिखाई दे रही है। कर्मा कॉलिंग में इंद्रानी कोठारी की दुनिया की कहानी दिखाई गई है, जहां उसका कर्म उसे चैन से जीने नहीं देगा। इस दुनिया में अमीरों का बोलबाला और उनकी जिंदगी दिखाई गई है। प्रोड्यूसर आशुतोष शाह ने कहा है कि वो इस सीरीज को लेकर एक्साइटेड है। यह एक रोमांचक कहानी है जिसमें अमीर लोगों की दुनिया की दिलचस्पी झलक मिलती है। प्रतिभा से संपन्न कलाकारों और क्रू के साथ काम करने का अनुभव सचमुच बेहतरीन रहा और रवीना टंडन के साथ काम करके बड़ी खुशी मिली। इस सीरीज के बारे में बात करते हुए निर्देशक रुचि नारायण ने कहा, कर्मा कॉलिंग बेहद अमीर और पावरफुल कोठारी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उसकी दुनिया में होने वाली हर तरह की धोखेबाजी को देखने का मौका मिलेगा है। इस सीरीज में बड़ी शान और शौकत दिखती है। बदले और धोखे से बुनी कहानियों का पैमाना बहुत बड़ा और चौंधियाने वाला है, जो कोठारी परिवार के अनुभवों को सामने रखता है। इंद्रानी कोठारी और इस सीरीज के बारे में बात करते हुए रवीना टंडन ने कहा कि इंद्रानी कोठारी का मानना था कि पूरी दुनिया उसी की है और मैंने काफ़ी वक्त से ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया है। कर्मा कॉलिंग में जो भी दिखता है हकीकत उससे कहीं बढ़कर है। इसमें अमीरों की दुनिया के अलग अलग पहलू दिखाई देते हैं। इंद्रानी की भूमिका निभाने में मुझे बतौर एक्टर खुद को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला। मैंने ऐसा रोल पहले कभी नहीं किया और ना ही इस तरह का रोल कभी देखने को मिला है। मैं दर्शकों के रिस्पॉन्स का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। RAT फिल्म्स और रुचि नारायण के साथ मिलकर काम करके खूब मजा आया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की इस साल की बड़ी फिल्म फाइटर का पहला गाना रिलीज हो गया है। इसका टाइटल शेर खुल गए है। गाने में दोनों ही अपने परफेक्ट मूव्स दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात इसका म्यूजिक है, जो काफी हद तक बैंग बैंग से मिल रहा है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर के लिए लोगों की एक्साइटमेंट आसमान छू रही है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में करण सिंह ग्रोवर, अनिल कपूर और अभिषेक ओबरॉय भी लीड रोल में हैं, जबकि एरियल एक्शन फिल्म के एक्टर्स के टीजर और लुक पोस्टर ने पहले ही काफ़ी चर्चा पैदा कर दी है। अब फिल्म का पहला गाना भी रिलीज हो गया है। इसमें दीपिका और ऋतिक की केमिस्ट्री तो दमदार है, लेकिन गाना काफ़ी कमज़ोर वाइब्स दे रहा है। आज 15 दिसंबर को फाइटर के मेकर्स ने इसके म्यूजिकल एल्बम का पहला गाना शेर खुल गए रिलीज कर दिया है। अपबीट वाइब पार्टी ट्रैक में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ करण सिंह ग्रोवर, संजीदा शेख भी है। ऋतिक और दीपिका के बीच की केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि क्या कहे। इसके अलावा उनके डांस मूव्स एक बार फिर फैंस को अपने पैर हिलाने पर मजबूर कर देंगे। बैक बैक जैसी वाइब्स दे रहा है गाना। इस गाने को विशाल
और शेखर बेनीदयाल शिल्पा राव की आवाज में गाया गया है। विशाल और शेखर ने इसका म्यूजिक दिया है। वीडियो में ऋतिक काली शर्ट, पैंट और ब्लेजर में बेहद हैंडसम लग रहे हैं, जबकि दीपिका लंबे जूतों के साथ काली ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। गाने की बात करें तो ये काफी हद तक ऋतिक के ही बैग की तरह लग रहा है, यहाँ तक कि इसका म्यूजिक भी कुछ वैसा ही है। फिल्म फाइटर में ऋतिक स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया और पैडी के रोल में नजर आएंगे, जबकि दीपिका पादुकोण स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौड़ उर्फ मीनी की भूमिका में नजर आएगी और अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह के रोल में नजर आएंगे। करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबरॉय संजीदा शेख और तलत अजीज के साथ स्क्वाड्रन लीडर सरताज सुबग गिल उर्फ ताज और स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान की भूमिका निभाएंगे। यह फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्राजील से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। महज 30 साल के सिंगर पेड्रो हेनरिक की लाइव शो के दौरान मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पेड्रो स्टेज पर गाना गा रहे थे, तभी एक लंबी टान के बाद वह खामोश हो गए और अचानक नीचे गिर पड़े। मनोरंजन की दुनिया में लगातार दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है। दिनेश फडणवीस और जूनियर महमूद की मौत के सदमे से अभी हम उबरे ही नहीं थे कि गुरुवार को श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक की खबर ने चिंता बढ़ा दी। हालांकि उनकी तबीयत अब स्थिर है, लेकिन इसी बीच ब्राजील में एक सिंगर के लाइव इवेंट में मौत हो गई। 30 साल के गॉस्पल सिंगर पेड्रो हेनरिक ब्राजील में एक धार्मिक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस कर रहे थे, तभी गाते हुए वह अचानक स्टेज पर गिर पड़े। बाद में उनकी मौत हो गई। यह पूरा वाकया वीडियो में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एंड वीकनेस ने इस घटना का चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें पेड्रो स्टेज के किनारे में खड़े होकर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वह सामने मौजूद दर्शकों के साथ मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन तभी गाते हुए उन्होंने एक लंबा नोट लिया और फिर अचानक रुक गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड्रो का बैलेंस बिगड़ा और वो स्टेज पर ही गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें आनन फानन में नज़दीकी क्लिनिक में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट्स की माने तो सिंगर के दोस्त ने बताया कि शो से पहले पेड्रो काफ़ी थके हुए थे। सिंगर के रिकॉर्ड लेबल ने रेडियो 93 से बातचीत में कहा कि सिंगर को सीने में तेज दर्द हुआ, सो असल में हार्ट अटैक था। पेड्रो एक बेहद खुशमिजाज इंसान थे, यारों के यार थे। ऐसे में उनके फैन से लेकर परिजन और दोस्त अभी गहरे सदमे में हैं। अगले सप्ताह बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग का IPO बाजार में हिट कर रहा है। कंपनी के ₹2 फेस वैल्यू वाले एक शेयर का प्राइस बैंड 499 से 524 रुपए के बीच तय किया गया। एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में काम करने वाली तेलंगाना की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का IPO अगले सप्ताह खुलेगा। इस कंपनी का IPO अगले बुधवार 20 दिसंबर को खुलेगा। इसमें 22 दिसंबर 2023 तक बोली लगाई जा सकती है। एंकर इन्वेस्टर इसमें एक दिन पहले यानी 19 दिसंबर को बोली लगा सकेंगे। इस कंपनी में मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी निवेश किया है। क्या करती है कंपनी? आजाद इंजीनियरिंग बेहद विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में काम करती है। यह हवाई जहाज के लिए टरबाइन और पार्ट्स का निर्माण करती है। इस समय इसका एक्सपोजर एरोस्पेस और डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड क्षेत्र में है। यह दुनिया भर OME को सप्लाई करती है। इसके ग्राहकों में अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक या GE, हनीवेल इंटरनेशनल, जापान की कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी सीमेंस एनर्जी, ईटन एरोस्पेस, मैन एनर्जी सॉल्यूशन SE जैसी कंपनियां शामिल है। कंपनी इस IPO के तहत 740 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसमें से 240 करोड़ रुपए तक के प्रेस शेयर इशू करेगी। इसके साथ ही कंपनी एक प्रमोटर और अन्य बेचने वाले शेयर धारकों द्वारा 500 करोड़ रुपए तक के शेयरों को ऑफर फॉर सेल के तहत पेश करेगा। आजाद इंजीनियरिंग ने अपने 2 वर्ष फेस वैल्यू वाले एक शेयर का प्राइस बैंड 499 से 524 रुपए के बीच तय किया है। मतलब कि इसका फ्लोर प्राइस इक्विटी शेयरों के फेस वैल्यू का 249.50 गुना।
कैप मूल इक्विटी शेयरों में फेस वैल्यू का 262 गुना है। आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ का लॉट साइज 28 इक्विटी शेयर और इसके बाद 28 इक्विटी शेयरों के गुणकों में है। आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ ने योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए 50% शेयर, गैर स्थानागत निवेशकों यानी NII के लिए कम से कम 15% और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 35% शेयर रिजर्व किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर रिजर्व किए हैं। अभी इस आईपीओ के खुलने में देरी है, इसलिए लगता है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं खुला है। शुक्रवार को सुबह भी इसका GMP शून्य दिखाया जा रहा था। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक इसके शेयर ग्रे मार्केट के बिना किसी प्रीमियम या छूट के 524 रुपए के अपने निर्गम मूल्य पर कारोबार कर रहे थे। शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बाजार उछाल के साथ खुला है और शेयर बाजार में इस तेजी से निवेशकों को बम्पर मुनाफा हुआ है। BSE में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण तेजी से बढ़ा है। क्या यह तेजी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी? वही शेयर बाजार को आने वाले दिनों में कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करने वाले हैं, बताते हैं आपको। शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी बाजार उछाल के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। शेयर बाजार में इस तेजी से निवेशकों को बम्पर मुनाफा हुआ है। BSE में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण तेजी से बढ़ा है। लेकिन क्या बाजार की ये तेजी आने वाले दिनों में जारी रहेगी या इसमें गिरावट आएगी? शेयर बाजार को आने वाले दिनों में कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के बारे में सोच रहे हैं तो परेशान न हो। यहाँ पर हम आपको शेयर बाजार की आने वाले दिनों में चाल के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इससे आपको बाजार में निवेश करने में आसानी रहेगी। वहीं बाजार की इस बम्पर तेजी का आप फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में कैसी रहने वाली है बाजार की चाल। क्रिसमस का गिफ्ट निवेशकों को 10 दिन पहले ही मिल गया। यह गिफ्ट दिया है अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है। 13 दिसंबर को फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई। इसमें संकेत मिला कि वह अगले साल ब्याज दरों में 0.75% की कमी कर सकता है। इससे अमेरिकी मार्केट के साथ भारतीय शेयर बाजार ने भी छलांग लगाई। भारतीय बाजार ने इसलिए क्योंकि फेडरल रिजर्व के संकेतों से यहाँ विदेशी निवेश बढ़ेगा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स और रिकॉर्ड बनाएंगे। यानी कोरोना महामारी के बाद भारतीय बाजार में जो रिकवरी शुरू हुई है वह अगले साल भी जारी रहेगी। वैसे आगामी लोकसभा चुनाव भी शेयर बाजार के लिए ट्रिगर बने रहेंगे। इसकी वजह यह है कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। उसे देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के फिर से केंद्र में लौटने की आशा है। इससे राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता बनी रहेगी, जिसे मार्केट पसंद करता है। इसलिए 3 से 4 दिसंबर को राज्य में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद से दलाल स्ट्रीट पर जश्न का माहौल है। भारत की जुलाई सितंबर तिमाही में GDP दर 7.6% रही। यही नहीं, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज विकास दर वाला देश भी बना हुआ है। जुलाई सितंबर तिमाही के शानदार प्रदर्शन के बाद रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में विकास दर के 7% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भी भारतीय शेयर बाजार को सपोर्ट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें अभी कई दशकों के शीर्ष स्तर पर। उसकी वजह कोरोना महामारी के दौर में दिए गए राहत पैकेज है। असल में तब अमेरिका और दूसरी विकसित देशों ने अपने नागरिकों को इतना पैसा दिया कि उससे बड़ी मांग के कारण वहां महंगाई दर 40 साल के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। अभी अमेरिका में यह 3.5% है, जो उसके 2% के लक्ष्य से ऊपर है। कर्ज सस्ता हुआ तो अमेरिका को अपने GDP के 26% के बराबर रकम राहत पैकेज पर खर्च। खैर, महंगाई को काबू में रखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया,
जिसमें अब नरमी के संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत में भी कर्ज सस्ता होगा, जिससे यहाँ खपत बढ़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत का योगदान 60% है। इसमें नरमी बनी हुई है। इसमें मजबूती आने पर इकोनॉमी और ताकतवर होगी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अमेरिका में मंदी का डर पैदा हुआ, जो अब गलत साबित होता दिख रहा है। ब्याज दरों के कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद उसकी जीडीपी ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। वहीं यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के महंगे कर्ज के कारण आर्थिक परेशानियां बढ़ी है। फिर भी वैश्विक मंदी नहीं आएगी। कई निजी एजेंसियों के अनुमान बताते हैं कि 2023 में वैश्विक ग्रोथ 2.9% रह सकती है, जो 2024 में 2.6% तक रह सकती है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश।